परिचय। इस चार्ट में तुमने क्या देखा? ये मानव, चिंपैंजी, गोरिल्ला और 2 अन्य जंतुओं को दर्शाता है, जिनमें कुछ समानताएं व भिन्नताएं होती हैं। हाँ, इन समानताओं और भिन्नताओं का आधार क्या है? इनकी शारीरिक संरचना समान है। बिल्कुल नहीं, लेकिन समानताओं और भिन्नताओं का आधार सामान्य जीव रूपों से इन जंतुओं का विकास है। ठीक है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इस चार्ट से पता चलता है कि मनुष्य में पूर्वज चिंपैंजी थे, चिंपैंजी के पूर्वज गोरिल्ला थे और इसी तरह? हाँ, आओ मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ कि कैसे पृथ्वी पर एक के बाद एक विभिन्न जीव रूपों का विकास हुआ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: विकास के डार्विन सिद्धांत को समझना, प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा को समझना, सॉल्टेशन की अवधारणा समझना, हार्डी-वेनवर्ग सिद्धांत को समझना, होमो सैपियंस के विभिन्न पूर्वजों के बारे में जानना। जैव विकास। जैव विकास को विस्तार से समझने के लिए चार्ल्स डार्विन ने 2 मुख्य अवधारणाएं प्रस्तुत की: शाखन अवरोहण, प्राकृतिक वर्ण। शाखन अवरोहण विकास तब होता है जब अधिक अनुकूल जीव संख्या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ये रूपांतरण के साथ अवरोहण कहलाता है। प्राकृतिक वर्ण प्रक्रम जिसके द्वारा जीव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन करते हैं और अधिकाधिक संतति उत्पन्न करते हैं। रूपांतरण के साथ अवरोहण प्रत्येक जीव संख्या विष्टि की बनी होती है, जो एक दूसरे से थोड़ा भिन्न होते हैं। विविधताएं जो व्यष्टियों को सफलतापूर्वक जनन करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती हैं, प्रायः अगली पीढ़ी में पहुंचती हैं। तत्पश्चात ये लक्षण बहुत सामान्य हो जाते हैं और जीव संख्या में विकसित होते हैं। ये रूपांतरण के साथ अवरोहण कहलाता है। रूपांतरण के साथ अवरोहण द्वारा विकास में 2 अलग-अलग तत्व शामिल हैं: रूपांतरण अर्थात किसी वंश में परिवर्तन, शाखन अर्थात समान पूर्वजों वाली विभिन्न प्रजातियां। प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण प्रक्रम में 4 चरण शामिल हैं: विविधता, विभेदक उत्तरजीविता और जनन। वंशागति, जीव संख्या वृद्धि की उच्च दर। प्राकृतिक वर्ण प्रक्रम निम्न तथ्यों पर आधारित है: प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं, जीव संख्या के आकार स्थिर होते हैं, जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं, अधिकतर विविधताएं वंशागत होती हैं। इस प्रकार व्यष्टियों में वंशागत विविधताएं होती हैं, जो संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में उन्हें अच्छी तरह से जीवित रहने, जनन करने और दूसरों से अधिक संतति उत्पन्न करने में सक्षम बनाती हैं। इसलिए एक समयावधि के दौरान जीव संख्या की विशिष्टता में परिवर्तन हो जाता है और नए स्वरूप प्रकट होते हैं।
प्राकृतिक वरण के उदाहरण। प्रतिजैविक प्रतिरोधी H. पाइलोरी में उत्परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एंजाइम उत्पन्न करने की जानकारी नहीं मिलती है। ये एंजाइम सामान्यतः एक प्रतिजैविक को एक विष में बदल देता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब प्रतिजैविकों को उत्परिवर्ती H. पाइलोरी पर प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जीवाणु जीवित रह सकते हैं, जबकि सामान्य जीवाणु मर जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक वरण द्वारा जो जानकारी खो देता है, जीवित रहता है और अपने लक्षणों को अपनी संतति में पहुंचाता है। विकास की क्रियाविधि। ह्यूगो टिवेरिस ने बताया कि उत्परिवर्तन अर्थात जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन विकास के कारण हैं। ये उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं। ऐसे उत्परिवर्तन प्रजाति की उत्पत्ति का कारण है और इसलिए सॉल्टेशन विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम कहलाते हैं। हार्डी-वेनवर्ग सिद्धांत। हार्डी-वेनवर्ग सिद्धांत के अनुसार जीव संख्या में अलील युग्म विकल्पी आवृत्तियां सुस्थिर होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीव संख्या में जीनों की कुल संख्या और उनके अलील जीन कोश अपरिवर्तनीय रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्तियों का कुल योग 1 होता है। ये नीचे दर्शाए गए रूप में हार्डी-वेनवर्ग संतुलन समीकरण प्रदान करता है। आनुवंशिक संतुलन या हार्डी-वेनवर्ग संतुलन में बाधा अर्थात जीवन संख्या में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन विकास का कारण होता है। हार्डी-वेनवर्ग संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक। निम्नलिखित 5 कारक हार्डी-वेनवर्ग सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्योग और प्राकृतिक वरण। जीन प्रवाह। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है, तो जीव आवृत्तियां भी बदल जाती हैं। ये दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है। नई समष्टि में नई जीनें और अलीलें युग्म विकल्पी जोड़ दी जाती हैं और पुरानी समष्टि से ये घट जाती हैं। जब इस प्रकार से अनेक बार स्थान परिवर्तन होता है, तो ये जीन प्रवाह को उत्पन्न करता है। आनुवांशिक विचलन। यदि जीन पलायन संयोगवश होता है, तो आनुवंशिक अपवाह जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कुछ वास्तविक अपवाहित समष्टि नई प्रजाति के निर्माण की जनक बन जाती हैं तथा ये संस्थापक प्रवाह कहलाता है। उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण अगली पीढ़ियों में जीनों तथा अलीलों की आवृत्तियों में परिवर्तन होता है। आनुवंशिक पुनर्योग। पुनर्योग के कारण विभिन्नताएं होती हैं, जिसके कारण अगली पीढ़ी में जीन की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। हार्डी-वेनवर्ग संतुलन पर प्राकृतिक वरण का प्रभाव। प्राकृतिक वरण वह प्रक्रम है जिससे अधिक जीवन समवंशानुगत विविधता को जन्म के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक वरण के कारण जीव संख्या में निम्नलिखित परिस्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, स्थायीकरण। इस दशा में अधिक व्यष्टि माध्य चरित्र मूल अर्जित करते हैं। नंबर 2, दिशात्मक परिवर्तन। इस दशा में अधिक व्यष्टि माध्य चरित्र मूल की तुलना में अन्य मूल अर्जित करते हैं। नंबर 3, विदारण।
इस दशा में अधिक व्यष्टि परिधीय चरित्र मूल अर्जित करते हैं। विकासीय इतिहास। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व MYA पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। इनमें से कुछ कोशिकाओं ने प्रकाश संश्लेषण के समान प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त की। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय रूपों का विकास हुआ। आगे का विकास निम्न अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। ट्राइरेनोसोरस रेक्स भूमि पर रहने वाला सबसे बड़ा सरीसृप था, जो लगभग 20 फुट ऊंचा था। स्तनधारियों का विकास। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू जैसी स्तनधारी थे। जब सरीसृपों की कमी हुई, तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया। कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में रहते थे, जैसे व्हेल, डॉल्फिन, समुद्री गाय आदि। स्तनधारी जरायुज होते थे और अपने अजन्मे शिशु को मां के शरीर के भीतर सुरक्षित रखते थे। स्तनधारी प्राणी खतरों के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते थे। मानव का विकास। पूर्ण भाषा कौशल और आत्मचेतना के साथ मनुष्य निम्नलिखित चरणों में विकसित हुआ है। ड्रायोपिथिक्स। ये वानर गण है। इनका उद्भव लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कपि सदृश। रामापिथिक्स। ये वानर गण है। इनका उद्भव लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। मानव सदृश सीधे खड़े होकर चलते थे तथा ऊंचाई में लगभग 4 फुट तक थे। ऑस्ट्रालोपिथेसिन आदि मानव लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका के घास स्थलों में पाए गए थे। पहला मानव सदृश प्राणी होमो हैबिलिस कहलाया गया था। मस्तिष्क यानी दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी। होमो इरेक्टस लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व पाए गए थे। मस्तिष्क बड़ा तथा मस्तिष्क यानी दिमागी क्षमता 900 सीसी थी। ये मांस खाते थे। नियंडरटाल मानव। ये 1400 सीसी के मस्तिष्क वाले प्राणी थे, जो कि 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई देशों में रहते थे। होमो सेपियंस। इनका उद्भव लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ था। ये आधुनिक मानव कहलाए थे। क्या आप जानते हैं, मानव विकास ने अब एक नई प्रावस्था में प्रवेश किया है, जहां आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा माता पिता अपने बच्चों को डिजाइन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य की पीढ़ियों को मजबूत, बुद्धिमान और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के लिए हमारे DNA को रूपांतरित किया जा सकता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जैव विकास को विस्तार से समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन ने 2 मुख्य अवधारणाएं प्रस्तुत की, शाखन अवरोहण और प्राकृतिक वरण। ह्यूगो डिवेरिस ने बताया कि उत्परिवर्तन अर्थात जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन विकास के कारण हैं। हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत के अनुसार जीव संख्या में अलील युग्म विकल्पी आवृत्तियां सुस्थिर होती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व
MYA पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। पहले स्तनधारी प्राणी श्रू जैसे स्तनधारी थे। होमोसेपियंस लगभग 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व विकसित हुए।